Hello guys, welcome on my YouTube channel कॉम्पटेरिया। कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल आज से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा है, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आइए बिना समय गवाए प्राचीन इतिहास के लेक्चर से इतिहास का प्रारंभ करते हैं। कॉम्पटेरिया पर नित्य निरंतर कई विषयों के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। इस क्रम में आज मैंने प्राचीन इतिहास से फिर एक नए अध्याय की शुरुआत की है। बिना समय गवाए लेक्चर्स का लाभ लीजिए और चैनल में बराबर बने रहिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। मुख्य रूप से इन स्रोतों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य साहित्य को और इसके अलावा विदेशियों द्वारा लिखे गए वृत्तांतों को शामिल किया जा सकता है। पुरातत्व के अंतर्गत पुरालेखों, सिक्कों, स्थापत्य अवशेषों, पुरातत्वीय अन्वेषणों और उत्खननों को शामिल किया जाता है। साहित्यिक स्रोत में प्राचीन भारतीय साहित्यों की विश्वसनीयता की बहुत से वाद विवाद रहे हैं और ऐसा मत प्रकट किया जाता है कि अधिकांश भारतीय साहित्य का स्वरूप धार्मिक है और भारतीयों द्वारा पुराणों और महाकाव्यों जैसे जिस साहित्य होने का दावा किया जाता है उनमें घटनाओं और राजाओं की कोई निश्चित तिथियां नहीं दी गई। बहुत से उत्कीर्ण लेखों, सिक्कों और स्थानीय वृत्तांतों से इतिहास लेखन के कुछ प्रयत्नों का संकेत अवश्य मिलता है। पुराणों और महाकाव्यों में इतिहास के प्रारंभिक तथ्य सुरक्षित हैं। हमें राजाओं की वंशावलियों और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, लेकिन कालक्रम के अनुसार उनका विन्यास करना कठिन है। वैदिक साहित्य में मुख्यतः 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। इनकी भाषा को वैदिक भाषा कहा जाता है। वेदों में राजनीतिक इतिहास का कुछ खास उल्लेख नहीं है, लेकिन उनसे हमें वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, जिनकी संख्या 6 है। ये क्रमशः शिक्षा या स्वर विज्ञान, कल्प या कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त यानी व्युत्पत्ति विज्ञान, छंद और ज्योतिष यानी खगोल विज्ञान। संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं। सूत्रों में लिखने की यह उत्कृष्ट कला चरम परिणति है, जिसमें प्रत्येक अध्याय बड़े सुनिश्चित रूप से परस्पर गुथा हुआ है। वेदों के अलावा ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों को भी वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है और इन्हें उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। आरण्यक ग्रंथों और उपनिषदों में विभिन्न आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं के बारे में चर्चाएं की गई। 18 पुराण हैं। मुख्यतः ऐतिहासिक विवरण है। इसमें ऐतिहासिक अध्ययन की 5 शाखाएं पुराणों की विषय वस्तु हैं। वो 5 शाखाएं हैं: सर्ग, जिसका अर्थ है सृष्टि की उत्पत्ति; प्रतिसर्ग, जिसका अर्थ है सृष्टि का प्रत्यावर्तन और प्रतिविकास; मनवंतर यानी कि समय की पुनरावृत्ति; वंश, राजाओं और ऋषियों की वंशावलियाँ; एवं पंचम है वंशानुचरित,
कुछ चुने हुए पत्रों की जीवनियाँ। इसके बाद में भी तीर्थों और उनके महात्म्य के वर्णन को भी पुराणों में अध्ययन के लिए शामिल किया गया। जैन और बौद्ध साहित्य प्राकृत और पाली भाषाओं में लिखे गए। प्राकृत संस्कृत भाषा एक रूप था और प्रारंभिक जैन साहित्य अधिकांशतः इसी भाषा में लिखे गए। पाली को प्राकृत भाषा का एक रूप समझा जा सकता है, जिसका चलन मगध में किया जाता था। अधिकांश प्रारंभिक बौद्ध इतिहास इसी भाषा में लिखे गए। बौद्ध भिक्षुओं के साथ यह भाषा श्रीलंका पहुंची और एक प्रमुख भाषा बनी हुई है। जातक कथाओं के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध कृतियों का भी ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि उनका संबंध बुद्ध के पूर्व जन्मों से है। ऐसी 550 से अधिक कथाएं हैं। धर्म सूत्र स्मृतियों में सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनियम निर्धारित है। इन्हें प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था और समाज के लिए संविधान और विधि पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जा सकता है। इनका संकलन 600 ईस्वी पूर्व से 200 ईसा पूर्व बीच किया गया। इनमें मुख्यतः मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सर्वाधिक प्राचीन और प्रसिद्ध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो राजतंत्र से संबंधित ग्रंथ है, मौर्य काल में लिखा गया है। इस पुस्तक के 15 अधिकरणों के विषयों के बारे में है। अध्यायों में विभाजित है। 15 अधिकरणों, अधिकरण मतलब अध्याय। 15 अध्यायों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है। विभिन्न अध्याय राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न विषयों के बारे में है। विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस में भी समाज और संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्रम पुण्यमित्र के शासनकाल की कुछ घटनाओं पर आधारित है। वाण भट्ट का हर्षचरित ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। वाग्पति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित गौड़वहू नामक पुस्तक लिखी। इसी प्रकार विल्हण द्वारा रचित विक्रमांक देव चरित्र में उत्तरवर्ती चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ के विजय का वर्णन विभिन्न राजाओं के जीवन के आधार पर लिखी गई। कुछ अन्य रचनाओं में जय सिंह का कुमालपार चरित, हेमचंद्र का कुमालपार चरित और द्वाश्रय महाकाव्य न्यायचंद्र का हम्मीर काव्य, इसके साथ ही साथ पद्म गुप्त का नवा सहसांक चरित, विल्लाल का भोज प्रबंध, चंदवरदाई का पृथ्वीराज चरित यानी पृथ्वीराज रासो जिसको आप जानते हैं, किंतु कलहड़ द्वारा लिखित राज तरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ इतिहास लेखन का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसकी प्रशंसा आधुनिक इतिहासकारों द्वारा की गई है। ऐतिहासिक अनुसंधान के उसके विवेचनात्मक तरीके और ऐतिहासिक तथ्यों के निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के कारण उसे आधुनिक इतिहासकारों से बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। संगम साहित्य से हमें दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य की संस्कृति की जानकारी मिलती है। इस साहित्य की कविताओं की कुल मिलाकर 30,000 पंक्तियाँ। ये कविता 2 मुख्य समूहों पदी, नेकिल, कणक्कू और पत्त, पात्तु में विभाजित है। इस साहित्य से लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। विदेशी विवरण की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी विदेशियों के विवरण से भी प्राप्त होती है। इन विदेशियों में यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यूनान के प्राचीनतम लेखकों में टेसियस और हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेसियस यूनान का राज वैद्य था और उसने यूनानी अधिकारियों द्वारा ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की, परंतु उसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय हो गया है। हेरोडोटस की
को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के फारस के संबंध का वर्णन किया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, आर्नेसिक्रिटस और अरिस्तोबुलस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस के नाम उल्लेखनीय हैं, जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इसमें मेगास्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। उसने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में लिखा। यद्यपि यह पुस्तक मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, तथापि इसके कुछ अंश उद्धरण के रूप में एरियन, स्ट्रेबो, जस्टिन आदि की कृतियों में प्राप्त होते हैं। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने, जो मिस्र में आ बसा था, लगभग 80 ईस्वी में भारतीय तट की अपनी वैयक्तिक यात्रा के आधार पर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी, जिससे भारत के समुद्री तटों के बारे में बहुमूल्य सूचना प्राप्त होती है। एक अन्य लेखक टालमी ने 2री शताब्दी ईस्वी में भारत का भूगोल लिखा। इसी तरह प्लिनी ने 1म शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इससे भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। चीनी यात्री समय समय पर भारत आते रहे थे। वे यहाँ बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने या बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए। इसके साथ ही साथ हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे तो पुरातत्व विज्ञान है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भारत के अतीत के पुनर्निर्माण के लिए इन स्रोतों का उपयोग केवल 2 शताब्दी पहले ही हुआ। इसी से हमें सिंधु सभ्यता जैसी नई संस्कृति का ज्ञान हुआ। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेखी साक्ष्य, मुद्रा साक्ष्य और स्मारक साक्ष्य। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेखों के बारे में हम चर्चा करते हैं। हम ऐतिहासिक पुरातात्विक स्रोतों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण लेख है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन की एपिग्राफी का मतलब अभिलेख शास्त्र भी इनको कहते हैं। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसीलिए अशोक के उत्कीर्ण लेखों के लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख 4 लिपियों यथा ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेइक और यूनानी लिपियों में हैं। ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को प्रत्येक शताब्दी में संशोधित किया जाता रहा है और इस प्रक्रिया से भारत की सभी लिपियों का विकास भी हुआ है, जिनमें दक्षिण की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियां और साथ ही साथ उत्तर की नागरी, गुजराती और बांग्ला आदि लिपियां भी शामिल हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। शिलालेखों में संस्कृत का भी प्रयोग किया जाने लगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, जो 2री शताब्दी ईस्वी के मध्य में लिखा गया था, प्रांचल संस्कृत का प्राचीनतम उदाहरण है। आगे चलकर समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख और भोज के ग्वालियर शिलालेख प्रसिद्ध हुए। इन शिलालेखों से हमें ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, उन्हें अग्रहार कहा जाता था। सिक्कों के बारे में चर्चा करें तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के बाद सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को, जो 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, पंचमार्ग या आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के भी आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित या पंच किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक और दूर दक्षिण में भी मिले हैं। उन पर कोई शब्द अथवा लेख अंकित नहीं है। साहित्य में इन सिक्कों को कारशापण कहा गया है। भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद यमन शासकों को जाता है। इन सिक्कों के द्वारा ही हमें 39 से अधिक भारतीय यूनानी शासकों का पता चलता है, जिन्होंने भारत के
उत्तर पश्चिम के एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। कुषाण शासकों ने रोम शासकों की नकल पर शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए और ये 124 ग्रेन के थे। कुषाणों ने ही सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी जारी किए। कुषाण शासक वेंकटफिशस के सिक्कों पर बैलों के पार्श्व में खड़े शिव की आकृति अंकित है। इन सिक्कों पर अंकित लेख में राजा ने अपना उल्लेख महेश्वर अर्थात शिव के भक्त के रूप में किया है। कनिष्क, भूभीष और वासुदेव आदि सभी के सिक्कों पर यही लेख अंकित है। कुषाणों के सिक्कों पर बहुत से फारसी और यूनानी देवी देवताओं के अलावा अनेक भारतीय देवी देवताओं की आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। गुप्त वंश के राजाओं ने कुषाणों की परंपरा का ही अनुसरण किया। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इससे उसका संगीत प्रेम प्रकट होता है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त की मुद्राओं से उसके अश्वमेघ यज्ञ की सूचना मिलती है। सातवाहन नरेश यज्ञ सातकर्णी की मुद्रा पर जलयान का चित्र अंकित है, जिससे उसकी समुद्र विजय और व्यापारिक उपलब्धियों का पता चलता है। कनिष्क के सिक्कों में उसके बौद्ध धर्म में आस्था का पता चलता है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राओं में उसकी काठियावाड़ के शकों पर विजय की सूचना मिलती है। इसके बाद पुरातात्विक स्मारकों की बात करें तो इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि आते हैं। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पुरातनता 2000 वर्ष पीछे चली गई है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा जाता था, क्योंकि इस काल के बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं थी। हालांकि हाल ही में उत्खनन से पता चला है कि काशी में लगभग 1500 ईसा पूर्व से लोहे का प्रयोग होने लगा था। पुरातात्विक उत्खननों से बौद्ध काल के तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी, अयोध्या, वैशाली, बोधगया आदि नगर प्रकाश में आए हैं। कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बुद्ध तक्षशिला के अलावा बाकी इनमें सभी स्थलों पर गए थे। प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कौशाम्बी में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई। यहाँ से उदयन का राजा प्रसाद और घोषित राम नामक विहार मिला। इसी प्रकार दक्षिण भारत में पांडिचेरी के समीप अरिकमेडु नामक स्थान की खुदाई से रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा, बर्तन आदि मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। प्राग इतिहास के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों से पता चलता है कि उस महाद्वीप में मानवीय गतिविधियां बहुत पहले अर्थात लगभग 20 लाख वर्ष पहले शुरू हो गई थी। कश्मीर और नर्मदा घाटियों में ऐसे औजार और अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पुरातात्विक खोजों से पता चला है कि भारत में शैल चित्रकला की परंपरा 12,000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। इस प्रकार से भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के बाद हम त्वरित गति से चर्चा करते हैं। आज के दूसरे पाठ पर मैं चर्चा स्टार्ट करता हूँ। प्रागैतिहासिक काल। भारत प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। उसने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। ये औजार पत्थर के बने हुए छुरे और तील के फलक थे। 1853 ईस्वी में जॉन इवांस ने जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त कारीगरी की क्रिया से गुजरे पत्थरों का एक विवरण प्रकाशित किया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्नल मिडोजर टेलर ने हैदराबाद में उत्खनित महापाषाण युगीन कब्रों की कई रिपोर्ट प्रकाशित की। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे के संबद्ध अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की। उसे चेन्नई के समीप पल्लवरम से कुछ पाषाण निर्मित औजार प्राप्त हुए। फूट पेशे से तो भूवैज्ञानिक थे, किंतु उन्होंने दक्षिण भारत में अनेक प्रागैतिहासिक ठिकानों का पता लगाया और पाषाण युग के शिल्प से संबंधित तथ्य इकट्ठित किए।
1930 ईस्वी में MC बर्किट ने कृष्णा घाटी से एकत्रित सामग्री का एक विवरण प्रकाशित किया। विलियम किंग, ब्राउन, कॉकबर्न, CL कार्लाइल आदि विद्वानों ने अपनी खोजों के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों से कई पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए। सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 ईस्वी में D. टेरा और पीटरसन द्वारा किया गया। इन दोनों विद्वानों के निर्देशन में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे हुए पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। भारत में सबसे पहला वानर मानव जो सीधा चलता था मध्य अफ्रीका में पाया गया। उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। इसकी एक उपजाति जिजैंथ्रोप्स औजार बनाती थी। संभवतः ये 5 लाख साल पहले रहते थे। सर्वप्रथम औजार निर्माता के रूप में उन्हें आरंभिक पूरा पाषाणकालीन संस्कृति का नेता कहा जाता था। वे अन्य पशुओं की तरह नंगे और बाहर खुले में रहते थे और बेर, गिरीदार फल, कंदमूल, कीड़े मकोड़े खाते थे। एशिया में जावा से एक ऐसे होमिनिड आदि मानव की हड्डियां मिली हैं जो सीधा होकर चल सकता था, इसलिए उसे पिथिकैंथ्रोप्स इरेक्टस या तो होमे इरेक्टस कहा गया। यह जावा मानव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। अनेक वर्षों बाद इसी प्रकार के जीवों के 40 जीवाश्म पीकिंग के निकट एक गुफा से प्राप्त हुए। इसे पीकिंग मानव या सिनेंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है। यह आदि मानव आग जलाना जानता था। चीन पर जापान के आक्रमण के दौरान सिलेंथ्रोपस के अस्थि पंजर और अवशेष या तो खो गए या चोरी कर लिए गए। जर्मनी में नियंडर घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां प्राप्त हुईं। यह नियंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। यह मध्य पुरापाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता था। अब से लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व हिमयुग के चौथे हिमकाल में वह रहता था, किंतु अब से 40,000 वर्ष वह सहसा खत्म हो गया। नियंडरथल मानव मृतकों का आदर करता था और शवों को पूजा की सामग्रियों सहित कब्र में दफनाता था। इस प्रकार उसका किसी न किसी तरह के धर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था। नियंडरथल के बाद आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। इसकी कई उपजातियां थीं, जैसे क्रो-मैगनन, ग्रिमाल्डी और चांसलेट। भारत में मानव के विकास के अद्यतन साक्ष्य शिवालिक पहाड़ियों के अभिनूतन युगीन निक्षेपों से मिलते हैं। मानव के जिस रूप के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं उसे रामपिथेक्स की संज्ञा दी गई है, परंतु दूसरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई जीवाश्म या फॉसिल नहीं मिला है। यद्यपि उसके अस्तित्व का संकेत पत्थर के उन औजारों से मिलता है जो 2,50,000 ईस्वी पूर्व के आसपास के माने जाते हैं। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान से प्राप्त पत्थर के कुछ उपकरणों को 14 लाख वर्ष पुराना बताया गया। 1983 में रावलपिंडी के पास रिवात में शिवालिक पहाड़ियों के निक्षेप में ऐसे उपकरणों का समूह प्राप्त हुआ जिन्हें 19 लाख वर्ष पुराना बताया गया। पत्थर के कुछ उपकरण शिवालिक पहाड़ियों के भारत में पड़ने वाले हिस्सों में भी प्राप्त हुए जिन्हें 25 लाख वर्ष पुराना बताया गया है। इस प्रकार की खोजों के बावजूद अब तक भारत में न तो मानववत प्राणी होमिनिड के और न मानव के जीवाश्म प्राप्त हो पाए हैं, परंतु इस बात को लेकर विद्वानों में सहमति है कि अफ्रीका के बाद ही भारत में मानव का आगमन हुआ। भारत की आबादी के नितत्वीय विभाजन के क्रम में कुछ वर्षों पूर्व हर्बर्ट रिजले का मत मान्य था। उन्होंने भारतवासियों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, यथा मंगोल, भारतीय आर्य द्रविड़, मंगोल द्रविड़, आर्य द्रविड़, शक द्रविड़ और तुर्की ईरानी। सन 1933 में S.H. हंटन ने एक नवीन मत प्रस्तुत किया
उनके अनुसार भारतीय प्रजातियों को भाषा संस्कृति के आधार पर 8 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नृतत्व शास्त्र निरीक्षण के निदेशक V.S. गुहा ने नवीनतम मत प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार भारत में 6 प्रमुख प्रजातियां तथा उनके 9 प्रकार हैं, जिनमें निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मंगोल के अंतर्गत पेलियो मंगोलाइड और तिब्बती मंगोल, मेडिटरेनियन के अंतर्गत पेलियो मेडिटरेनियन और पूर्वी प्रकार, और पाश्चात्य लघु सिरस्क के अंतर्गत एल्पिनाइड, डायनेरिक और आर्मिनाइड हैं। और इसके साथ ही साथ नॉर्डिक निग्रिटो अब भारत में लुप्त हो गई है। इसके कुछ अंश अंडमान, ट्रावनकोर और कुछ असम के अंगामी नागाओं में और कुछ पूर्वी बिहार के राजमहल पर्वत श्रृंखला में विद्यमान जनजाति में पाए जाते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भारत की निम्न जातियों में मिश्रित रूप में व्याप्त है। मंगोल समूह 2 प्रकार के हैं, दीर्घ सिरस्क असम और म्यांमार सीमा में तथा दूसरे गोल सिर वाले म्यांमार या चटगांव में मिलते हैं। तिब्बती मंगोल सिक्किम व भूटान में अस्तित्व में हैं। पेलियो मेडिटेरेनियन कन्नड़, तमिल और मलयालम भाग में आते हैं। यूरोपीय प्रकार के मेडिटेरेनियन पंजाबी व ऊपरी नदी घाटी में मिलते हैं। पूर्वी प्रकार पंजाब, सिंध, राजपूताना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में हैं। एल्पिनाइड काठियावाड़ क्षेत्र, डायनेरिक बंगाल, उड़ीसा और कुर्ग आदि में, और आर्मिनाइड में पारसियों को शामिल किया जाता है। नॉर्डिक पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा पुरा पाषाण युग की अवस्थाएं, प्रागैतिहास, चापर चॉपिंग, पेबुल संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति, कश्मीरी घाटी, पोतवार क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दक्षिण भारत। इसके साथ ही साथ जीवन यापन के बारे में बताऊंगा, और मध्य पूरा पाषाण काल, खुरचनी, बेदनी, दक्षिणी और प्रमुख स्थलों में महाराष्ट्र, राजस्थान, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसके साथ ही साथ प्रमुख औजार, प्रमुख स्थल में राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, और इसके साथ ही साथ पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्बूद्वीप, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उनकी जीवन शैलियाँ और नव पाषाण काल। इसके साथ ही साथ बहुत से रोचक तथ्यों के बारे में पूरा पाषाण काल की मैं चर्चा करूंगा। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आज का लेक्चर पूरी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री के हिस्टोरिकल कंटेंट का एक इंट्रोडक्शन था। तो अगले लेक्चर में मैं एंशिएंट के आपको बराबर इससे और ही आगे के रोचक जानकारियों को प्राप्त कराऊंगा, जो कि कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर पार्ट से कम एक प्रश्न जरूर फंसेगा। कामटेरिया लेक्चर्स को बराबर देखते रहें। कामटेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कामटेरिया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। वैक्सीनेशन जरूर से कराइए। कामटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक वृक्ष जरूर लगाएं। हर हर महादेव।